नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। ममता को राष्ट्रपति शासन से डर लग रहा है क्या? जी हां, आज इस विषय की हम बात करेंगे क्योंकि आज की बहस बेहद गंभीर है। क्योंकि सवाल सिर्फ पश्चिम बंगाल की लचर कानून व्यवस्था का नहीं है, सवाल है सत्ता नियंत्रण और संवैधानिक टकराव का। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक नया और बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आज उसी विवाद को आपको बताएंगे और इस बार बयान खुद मुख्यमंत्री का है। जी हां, ममता बनर्जी ने खुलकर कहा है कि अब उन्हें राज्य की मशीनरी पर अपना कंट्रोल ही महसूस नहीं हो रहा है। और यह बात उन्होंने यूं ही नहीं कही। मालदा में जो हुआ वो अपने आप में चौंका देने वाला है। 7 न्यायिक अधिकारियों को पूरी रात बंधक बनाकर रखा गया, जिसमें कुछ महिलाएं भी थीं। ये उस दौरान की मालदा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शायद ही देश के इतिहास में इस प्रकार की सिचुएशन रही हो। और राज्य के मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी आधी रात को एक पत्रकार से मिलती है। ये सारी बातें खुद बताई हैं मुख्यमंत्री ने। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक घटना है या सिस्टम फेल्योर? ममता बनर्जी का आरोप और भी बड़ा है। उन्होंने कहा कि भाई चुनाव आयोग ने प्रशासन पर कब्जा कर लिया है। अरे, चुनाव कुछ समय में होना है, वोटिंग सामने है और उसके बीच में ये बातें ममता बनर्जी कर रहे हैं। अब जरा समझिए आप। और गृह मंत्री अमित शाह की बात उन्होंने की, कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। यानी सीधे सीधे आरोप लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का, जो लगाती आई हैं, नैरेटिव सेट करती आई हैं। ममता बनर्जी तो यहां तक कह रही हैं कि राज्य में सुपर राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। यानी बिना घोषणा के ही उनकी शक्तियां उनसे छीन ली गई। लेकिन सवाल यहीं से खड़ा होता है। अब आते हैं जवाब तो चाहिए किस सवालों पर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा सवाल है, मालदा का गिरफ्तार मुख्य आरोपी AIMIM का नेता निकला, तो आरोप बीजेपी पर क्यों लगा रही है ममता बनर्जी की बाहर से बीजेपी गुंडे बुला रही है? दूसरा सवाल, ममता बनर्जी राष्ट्रपति शासन से डर रही हैं क्या? यह नैरेटिव सेट कर रही, माहौल बना रही, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। तीसरा सवाल, कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो जिम्मेदारी किसकी मौजूदा समय में? इसकी भी आज बात होगी। चुनाव से ठीक पहले सुपर राष्ट्रपति शासन का नैरेटिव क्यों गढ़ रही हैं ममता बनर्जी? आज इन तमाम सवालों को आधार बनाएंगे। देखिए, ममता के बयान के बाद सवाल ऐसे ही कई उठ रहे हैं। मसलन ये पहले से माहौल बनाने की कोशिश हो रही ताकि हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ा जा सके, या सच में बंगाल में संवैधानिक संकट गहरा रहा है और गहराता जा रहा है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी राज्यों में इस तरीके के बयान आते हैं तो सियासत एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। आज की बहस में हम पूछेंगे, मालदा कांड की लापरवाही या साजिश, और ममता बनर्जी बेबस या राजनीतिक रणनीति है जिसके तहत वो आगे बढ़ रही है? जवाब तो चाहिए। कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखाएंगे, उसके बाद में पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो रहे हैं उनसे आपका परिचय कराएंगे और ममता बनर्जी के इन्हीं बयानों को आधार बनाते हुए बात करेंगे। घटना मालदाয় ঘটেছে, জানি না কারা করেছে, কিন্তু আমার কাছে কেউ কোনো খবর দেয়নি। কারণ এখানকার চিফ সেক্রেটারি আমার সাথে আজ পর্যন্ত কলন করেনি, আমাকে কোনো ইনফরমেশন এরা দেয় না। আমি রাতের বেলায় আমি একজন সাধারণ সাংবাদিকের কাছ থেকে জানতে পারলাম রাত্রির 12টার সময় যে জাজেদের ঘেরাও করে রেখেছে। আমি মনে করি মানুষের ক্ষোভ থাকতেই পারে। মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর জুড়ে বিজেপির গেম প্ল্যান অনুযায়ী আমার ভবানীপুর কেন্দ্রেও জেনে রাখবেন, আমার 1.5খানা ওয়ার্ড আছে যেখানেও সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দিয়েছে, এখানেও ঢেলে বাদ দিয়েছে। এটা আমরা সবাই জানি। এবং 1,20,00,000 নাম বাদ দিয়েছে। তার জন্যই আমরা মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলাম এবং সুপ্রিম কোর্ট তো সত্যি কথাই বলেছেন যে এটা হতে পারে না। তারা বলেছেন যাদের 60 লাখ নাম লজিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে অর্থাৎ অ্যাডজুডিকেশনে আছে, তাদেরটা আবার নতুন করে বিচার করতে হবে। ইতিমধ্যে 22 লক্ষ লোকের নাম উঠে গেছে। বাদবাকি যা বাতিল হয়েছে তাদের জন্য ট্রাইব্যুনাল করে দিয়েছে।
সেখানে আপনাদের যাদের নাম বাদ হয়েছে সবাই অ্যাপিল করবেন। 13টা ডকুমেন্ট ছাড়াও ইসির আরও যদি কোনো ডকুমেন্ট থাকে সেই ডকুমেন্ট নিয়ে আপনাদের যেতে বলেছে। एडवोकेट मुफक्करुल इस्लाम साहब 2021 में हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़े थे। वो एमएलए का इलेक्शन लड़े थे इटाहार उत्तर दिनाजपुर से। उसके बाद जब मुझे सदारत मिली, एसआर साहब ने सदारत दी मुझे, 2025 में पार्टी प्रेसिडेंट बनाया वेस्ट बंगाल का, तो वो मुझसे आके मिले तो मैंने उनसे सवाल भी किया कि आप एक्टिव क्यों? बोले मैं अपने कारोबार बिजी हूँ कि वो देश के दूसरे राज्यों में, केरल में, तमिलनाडु में सब जगह जाकर अपने वो कोर्ट के केसेस देखते हैं। वो बिजी थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं बिजी हूँ, तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं। तो ये हमारी पार्टी में थे पहले, वो रिजाइन भी नहीं किए, हम दोनों निकाला नहीं, बट वो पार्टी में एक्टिव नहीं थे। देखिए एनआईए इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के निर्देश से। उससे पहले सीआईडी का एक गिरफ्तार करना, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। गिरफ्तारी के लिए हुआ है कि बचाने के लिए हुआ है, इसका इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलेगा। कोई हो ना हो, तृणमूल कांग्रेस तो है। तृणमूल कांग्रेस के साथ, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ, ममता बनर्जी के साथ इस मोफेक्का रूल का सारा फोटो हमने आपको दिखाया। वो दिखाता है कि किस तरीके से आदमी टीएमसी के साथ जुड़ा हुआ है या जुड़ा हुआ था। पुराना संबंध फिर से जगाकर, भाजपा के सिर इल्जाम डालकर, ममता बनर्जी का प्लानिंग ये है कि इसमें इस तरीके से मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट किया जाए। अरे कैसा अरेस्ट हुआ, क्या अरेस्ट हुआ, कितने आदमी अरेस्ट हुआ? वो एडवोकेट है जो अरेस्ट हुआ। आप सोच सकते हो एक एडवोकेट ऐसा कर सकता है? सिर्फ तृणमूल होने से नाते सब कुछ करता है। किसकी पार्टी करते वो अलग बात है, पार्टी किसकी करता है वो अलग बात है। कहाँ रहता है वो, कहाँ रहता है वो? बंगाल में रहता है ना। बंगाल में कानून क्या कर रहा था? हम किसी को मार सकते हैं, हम बीजेपी है, लेकिन इसके जिम्मेदार कानून को नहीं है रोकना। कितना घंटा वो लोग रोक के रखा था, कितना घंटा रोक के रखा था? देखिए, जब चुनाव घोषित हो जाते हैं तो आचार संहिता लग जाती है, कंट्रोल चुनाव आयोग के पास होता है, विशेष तौर पर कानून व्यवस्था का। लेकिन जिस प्रकार के आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं, वो एक तरीके से विक्टिम कार्ड भी खेलती नजर आ रही है और बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई। आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए हैं, सीधे नाम लेते हुए कि बाहर से गुंडे बुलाए जा रहे हैं, इस प्रकार की चीजों के लिए राज्य सरकार की छवि खराब की जा रही, तमाम बातें। बता दें पैनल में हमारे साथ कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए जिनसे हम बात करेंगे। स्क्रीन पर देख रहे हैं माधवी अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी के, स्वागत है आपका माधवी जी। राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी दिख रहे हैं और टीएमसी के प्रवक्ता का इंतजार है, आपका भी स्वागत है संदीप जी। और पहली प्रतिक्रिया बीजेपी प्रत्याशी की, बीजेपी प्रवक्ता माधवी अग्रवाल जी की। माधवी जी, ये जो बयान ममता बनर्जी दे रही है चुनाव से ठीक पहले, जब पता है 23 तारीख को वोटिंग होनी, उससे पहले मालदा में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर एक नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही है, सुपर राष्ट्रपति शासन की बात ममता बनर्जी कर रही है, कहा जा रहा है कि बाहर से बीजेपी गुंडे बुलवा रही है। क्या टेक है भारतीय जनता पार्टी का इन बयानों पर? माधवी जी। आचार संहिता लगी हुई है और जो कि जी आवाज जी माधवी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आप प्लीज किसी से म्यूट करवाइए, कोई बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है जिसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रही हूँ। इस एक बार देखिए मैम, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रख सकती हैं आप, म्यूट करा दिया हमने। जी जी, बात ऐसी है कि बंगाल में और चुनाव के पहले सभी जगह जो है आचार संहिता लगती है और आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन ममता बनर्जी इन सभी बातों को कहकर केवल और केवल एक सिंपथाइज होने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि वो ये बताएं बंगाल के लोगों को कि देखो एक महिला पे कितना ज्यादा दबाव बना रही है केंद्र सरकार। लेकिन ये सारी जितनी भी प्रक्रिया हो रही है सब चुनाव के तहत हो रही है, चुनाव संविधान के दायरे में हो रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सपोर्ट में हो रही है, उनकी देखरेख में हो रही है। जिस तरीके से कहा ममता बनर्जी ने, लेकिन ममता बनर्जी ये नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बंगाल जैसी कानून व्यवस्था जो कि बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखद है स्थिति में पहुंच चुका है बंगाल, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है। और ये कहते हुए शर्म आती है कि पश्चिम बंगाल में किसी तरीके का शासन नहीं रहा, किसी तरीके का किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलकर कोई चीज नहीं है। तो ये स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बयान दिया है इस पे ममता बनर्जी बात नहीं कर रही है। देखिए आज कितनी दुखद स्थिति है कि बंगाल में जो
न्याय अधिकारी है उनको बंधक बना लिया जाता है और उसमें निकल के कौन आता है। लेकिन ये सभी लोग अपनी तरफ से पलड़ झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये हमारा आदमी नहीं है, ये हमारा आदमी नहीं है। लेकिन जो वहां का कैंडिडेट है, जंगीपुर का कैंडिडेट है, उसके साथ में ये मकबूल हुसैन का जो है उसका फोटो भी साथ में है। तो और साथ ही भी बताइए जिन प्रदर्शनकारियों ने न्यायिक अधिकारियों को जो मतलब एक तरीके से रोक के रखा था, जिनको बंदी बनाया था, उन प्रदर्शनकारियों के साथ में टीएमसी की नेता सबीना जो है वो उनके साथ में उपस्थित थी। तो ये दिखाता है कि टीएमसी कहीं ना कहीं बैक में एक पूरी तरीके से ड्रामा क्रिएट कर रही है, जो ये दिखाता है कि वो ऐसी स्थिति बनाना चाहती है पश्चिम बंगाल में ताकि लोग डरे घबराएं और लोग हिंसक हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था। ठीक, आप माधवी जी आप बनी रहिएगा। राम प्रकाश पांडे जी जुड़ गए हैं टीएमसी के प्रवक्ता, उनसे उनका वर्जन ले लेते हैं टीएमसी का। राम प्रकाश पांडे जी, सुपर राष्ट्रपति शासन, बाहर से गुंडे बुलाना, इस प्रकार की बातें करके ममता बनर्जी ये सहानुभूति बटोरने की कोशिश क्यों कर रही हैं? अब चुनाव नजदीक है, हो जाने दीजिए फैसला। ममता बनर्जी कोई सहानुभूति बटोरने की कोशिश नहीं कर रही, जो यथार्थ है उसी को बोल रही है। कि हमने देखा 6A के फॉर्म भरे जा रहे हैं और पकड़े गए हैं जो बाहर के आदमी है, बिहार और उत्तर प्रदेश से आए आदमियों को नाम का वोटर लिस्ट में ऐड किया जा रहा है और रंगे हाथ पकड़े गए 6A फॉर्म। तो हम तो कहेंगे कि बाहर के गुंडे बुलाए गए, तभी तो उनको इस तरह से उन्होंने बिहार में वोटिंग करने के लिए स्पेशल ट्रेन लागू कर दी गई थी इलेक्शन के समय से, और भर भर की ट्रेनें से आके हरियाणा के आदमी वोट दिए और उसको पकड़ा भी गया है। तो बंगाल में ये करके वो साबित नहीं कर पाएंगे कि बंगाल में जमीनी स्तर पर तृणमूल का कांग्रेस बहुत सख्त है और वोट हर बूथ पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठेंगे। बाहर के चीज को विदा किया जाता है, जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेतृत्व है। सर आपके मंत्री, आपके सरकार की मंत्री दिखती है साथ में, और आप दूसरा गाना यहाँ पर गा रहे हैं। सारा मामला टीएमसी का और एआईएमआईएम का निकलकर सामने आया है, गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट ने फटकार लगाई है और ना जाने क्या क्या बातें कही हैं, इतनी बुरी तरीके से फटकार लगाई है सरकार को। और आप क्या बातें कर रहे हैं सर? ये कौन सा विक्टिम कार्ड खेल रही है? दुर्भाग्य, विक्टिम कार्ड कोई नहीं खेला कर रहा है, जो सत्य है उसी को बोलना चाहिए। तो क्या सत्य है? ठीक है, सत्य क्या है? टीएमसी डिसाइड करेगी क्या सत्य है सर? क्या ममता बनर्जी को नहीं पता? सुनिए, राम प्रकाश पांडे जी, क्या ममता बनर्जी को नहीं पता कि चुनाव के समय उनकी शक्तियां सीमित हो जाती हैं, मामला चुनाव आयोग के पास चला जाता? क्या वो चाहते कि चुनाव के आखिरी दिन तक वही ट्रांसफर पोस्टिंग करें सभी की? क्या ऐसा चल पाएगा? क्या संविधान से ऊपर है क्या ममता बनर्जी? लोकतंत्र से ऊपर है क्या? यही चाहते हैं आप लोग? कोई लोकतंत्र से ऊंचा नहीं है सर। इलेक्शन से पहले ही सारे भी जितने ऑफिस डीजीपी से, तो ये बातें करने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि चुनाव आयोग अमित शाह के कंट्रोल में? नहीं, फिर नहीं, पांडे जी सुनो, फिर ये बातें जब सब पता है, नहीं सुनिए ना, जब सब कुछ पता है तो ये बातें क्यों कही जा रही कि चुनाव आयोग अमित शाह के कंट्रोल में काम कर रहा है, हमको कोई अधिकार नहीं बचा है, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया? ये कोई अनपढ़ मुख्यमंत्री तो है नहीं, वो सब जानती है, कई बार वो लीड कर चुकी है प्रदेश को। तो इतनी जानकारी तो राह चलते बच्चे को होती कि चुनाव के समय क्या नियम होते हैं सर? ये नियम क्या घोषित किया आपका राष्ट्रपति शासन ही लागू किया गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल को इस तरह से तो ये जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, धरातल पर पश्चिम बंगाल के लिए तो इन्होंने काम किया नहीं है कुछ। हाँ ठीक है, ओके, आप रुकिए सर। संदीप चौधरी जी से बात करेंगे, राजनीति विश्लेषक हैं। संदीप चौधरी जी, ये वास्तविक तौर पर उनके बयान को अगर हम देखें तो क्या कोई संवैधानिक संकट है या सिर्फ ये चुनावी पॉलिटिक्स है? जो बयान दिए जा रहे हैं ममता बनर्जी के द्वारा, एक नैरेटिव सेट करने की, गढ़ने की कोशिश ममता बनर्जी के द्वारा हो रहा है, और जो मैंने कहा टीएमसी के प्रवक्ता से सहानुभूति की बात, क्या उस तरफ इशारा करता है ममता बनर्जी का ये बयान? संदीप जी देखिए आशीष जी, अभी बंगाल पूरी तरीके से चुनावी मोड में है और चुनाव में आरोप प्रत्यारोप भी चलते हैं। जैसे ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि जो सरकार है उसको अमित शाह चला रहे हैं, अमित शाह आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने तो बांग्लादेश का बॉर्डर खोल दिया है, लोग ऐसे ही आ रहे जा रहे। तो ये एक माहौल बनाने की चीजें होती हैं। लेकिन एक चीज हकीकत होती है, किसी भी स्टेट के लिए रूल है कि जैसे ही आचार संहिता लगती है तो वहां का जो मुख्यमंत्री है वो केवल और केवल नाम का मुख्यमंत्री रह जाता है, उसके पास एक सिपाही के ट्रांसफर पोस्टिंग की भी पावर नहीं रह जाती है।
और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा कि जो घटना घटी मालदा में उसका उन्हें न्यूज चैनल से पता चला, मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से पता चला, ये बात सच है। क्योंकि जो वहां के चीफ सेक्रेटरी हैं, आचार संहिता लगते ही सबसे पहले जो चीफ सेक्रेटरी है उनको बदला गया। और चीफ सेक्रेटरी का रोल आशीष जी आपको भी मालूम होगा, वो ही कोई मुख्यमंत्री हो या कोई गवर्नर हो, पूरे राज्य को जो चलाता है, जो लॉ एंड ऑर्डर देखता है, जो सारी एक्टिविटी और गतिविधियां देखता है, वो चीफ सेक्रेटरी होता है। तो चीफ सेक्रेटरी को भी बदल दिया गया था और जो अन्य अधिकारी होते हैं, महत्वपूर्ण अधिकारी, वो सब बदल दिए गए। ऐसे में कहीं ना कहीं चीफ सेक्रेटरी की तरफ जरूर उंगली उठेगी या फिर चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा कि इस तरीके की घटना आखिर क्यों हो रही है। नहीं तो इसको लेकर माहौल बनाने की क्या आवश्यकता? ममता बनर्जी को क्या पता नहीं है संदीप जी कि क्या नियम होते हैं चुनाव के समय में? ये सुपर राष्ट्रपति शासन नहीं, ये सुपर राष्ट्रपति शासन इस प्रकार की बातें क्यों कर रही हैं? हमारे जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उन सबको पता है। अभी हम 15 दिन पहले एक डिबेट कर रहे थे कि राष्ट्रपति का दौरा पश्चिम बंगाल में हो और मुख्यमंत्री ने उनका वेलकम नहीं किया, क्योंकि ये एक चुनाव का मामला था, चुनाव के दौरान की बात थी। अभी परसों हमारे जो राष्ट्रपति है वो बिहार में थी और नीतीश कुमार उनका वेलकम करने के लिए वहां मौजूद नहीं थे, उप मुख्यमंत्री भी मौजूद नहीं थे, लेकिन उस पर कोई डिबेट, कोई चर्चा नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं चुनावी माहौल और चुनावी आरोप प्रत्यारोप कितनी बड़ी चीज हो जाते हैं। ठीक है, ओके। माधवी जी, ये कहना कि चुनाव आयोग अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है, आपको नहीं लगता ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश है, जो कि अभी चुनाव के समय नहीं, वो बहुत पहले से चल रही हैं? ये पिछले 1.5-2 सालों से पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के दबाव में उनकी कठपुतली की तरह काम कर रहा है। देखिए, 1.5-2 महीने से नहीं, काफी पहले से ही ममता बनर्जी ने एक माहौल बनाना शुरू कर दिया था, ये दिखाते हुए कि देखिए मैं कितने दबाव में हूँ और मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल की स्थिति पर आप अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल के हालात बद से बदतर है। सुप्रीम कोर्ट तो किसी के दबाव में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको भी सीरियस लेने के लिए कोई भी ना तो इनके पास जवाब है और ना ममता बनर्जी उसका उत्तर देंगी। लेकिन कमाल की बात तो तब हो जाती है जब ममता बनर्जी ने खुद ये कहा था मंच से कुछ दिन पहले, मतलब 1-1.5 महीने पहले, कि अगर कोई सेंट्रल फोर्स का आदमी आपको दिखेगा ना तो आप मतलब महिलाओं को बोला था कि যদি ওরা আসবে, যদি দেখা যাবে তাহলে ঘরে ভিতরে যত রান্নাঘরে যে যে সামান আছে হাতা খুন্তি নিয়ে ওদেরকে তাড়িয়ে দেবে, ওদের উপরে অ্যাটাক করে দেবে, আক্রমণ করবে, तो पीटीए देवे, मैंने यही सब बात बोली थी। मतलब इसका हिंदी अनुवाद ये हो जाता है कि भाई अगर सेंट्रल फोर्स के तुम्हें तो कोई लोग दिखेंगे तो महिलाओं तुम लोग बाहर निकलना और तुम्हारे जितने भी तुम्हारे किचन में जो भी सामग्री है उससे उनके ऊपर प्रहार करना। तो ममता बनर्जी क्या बताना चाह रही थी? ममता बनर्जी ने तो ये भी कहा था कि मैंने एक समुदाय को रोक कर रखा है, अगर मैं हट जाऊं तो वो 1 सेकंड में क्या से क्या कर जाए। तो क्या ये बताना चाहती थी कि मुसलमान जो होते हैं वो आक्रांता होते हैं, वो आक्रमण कर सकते हैं, वो हिंसक होते हैं? तो एक तरीके से ममता बनर्जी लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रही है? जिस तरीके के उत्तेजित भाषण जो वो देती है मंचों से, उसका ये कारण है कि आज लोगों ने उतरकर अधिकारी उनको पूरी तरीके से पकड़ के उनको कर दिया, उनको बंधक बना दिया। और वही प्रदर्शनकारियों के साथ में एक दिन पहले उनकी जो यास्मीन जो है वो वहाँ पे उनके साथ बैठी हुई थी, सबीना जो मंत्री है टीएमसी की। तो ये सारी चीजें जो है ये चक्र पूरा दिखाई देता है कि एक दूसरे के साथ में ये लोग युक्त होकर पश्चिम बंगाल के माहौल को चुनाव के पहले ऐसी स्थिति कायम करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं ताकि लोग आक्रांत होकर घर से बाहर वोट देने के लिए नहीं निकले। क्योंकि देखिए, इतने सालों से जो राजनीति का स्तर और चुनाव की प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल के हालात ऐतिहासिक रूप से जो रक्त रंजित राजनीति के रहे हैं, उसको देखते हुए क्या है कि अभी बहुत सजगता से काम हो रहा है। और इस सजगता को जो इनके जो आदत है, जो जिनको इनकी कार्य प्रणाली है चुनाव की प्रक्रिया में, उस कार्य प्रणाली पे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को बाधा दिखाई दे रही है, बाधक बन रहा है। हमारी जो संवैधानिक पद्धति पूरी है, तो उसके तहत क्या है कि वो लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश, चाहे मैं उसी पर आ रहा हूँ राम प्रकाश पांडे जी, ये कंट्रोल में नहीं है मेरे पास चीजें, इस प्रकार की बातें करके ये भ्रम पैदा क्यों करने की कोशिश की जा रही है राम प्रकाश पांडे जी? और ये जो लोग सुनिए और ये जो लोग पकड़ में आए हैं, गिरफ्तार हुए हैं इस मालदा वाली घटना में, ये किस पार्टी से थे? ये आप बता पाएंगे सर? यास्मीन, सुनिए, ये जो यास्मीन है वो किस पार्टी के मंत्री हैं? और ये जो इस्लाम पकड़ में आया वो किस पार्टी का है? ये आईएसएफ का है, क्या है? ये लोग कहाँ के निकल के आए हैं? इसमें बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना कि बीजेपी बाहर से गुंडे बुला रही है, ये कहां तक सही है?
मैं बता रहा हूँ आपको बस कि मेरी बहन भाजपा के प्रवक्ता बहन ने बोला, तो इन्हें मैं पहले ये बता देता, इनकी जमीनी स्तर हिल गई है, क्योंकि मथुरा वोटर में जो वोटर लिस्ट से कट गए हैं, उसके बाद जो इनके कोर वोटर थे, उसके बाद राजवंशियों का वोट जो कटा है, इनके कोर वोट थे, नेपालियों को इन्होंने बोला जो भूमि पुत्र है उनके कटे हुए हैं, आदिवासियों के नाम कटे हुए हैं, तो ये चारों तरफ से डमाडोल हो गए, या और ये सब नॉर्थ बंगाल के वोटर थे, वहां पर इनकी हार निश्चित हो रही है, तो बखलाए हुए हैं और इनके अमित सिंह बौखलाए हुए हैं कि एसआईआर करके तो हम अपने ऊपर घात ले लिए हैं। ठीक है, और जहां यास्मीन जी ठीक है, वहां पर हमारी एक वोटर संख्या गई हुई थी जो इसके प्रतिवाद में गई थी, उसके पक्ष में करी गई, वो अरेस्ट नहीं हुई है। अब बंधक बनाने नहीं गई थी, बंधक बनाने का खेल तो जो इनका बी टीम है AIMM उसने किया है। उसका जमीनी स्तर तो है, मतलब प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े होना, प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी नजर आ रही हैं तस्वीरों में, वो इन्वॉल्वमेंट नहीं मानी जाएगी। नहीं, आप प्रदर्शनकारी कौन पता है जिनके नाम इन्होंने एसआईआर में काटे हैं, गलत, जो भूमि पुत्र हैं उनके लिए कड़ी हुई है। अरे आप सर, ये चुनाव आयोग ने नहीं, चुनाव आयोग ने नियम प्रक्रिया के तहत ही तो नाम काटे हैं ना सर। अब इसके आधार पर थोड़ा ना क्या कानून हाथ में ले लोगे, बंधक बना लेंगे। ये मतलब फिर तो आपके हिसाब से जो बंधक बनाया गया बिल्कुल सही बनाया गया। मतलब आपके हिसाब से वो लोग तो सही है अपनी जगह पे जो बंधक बना रहे थे, है ना, ये कहना चाह रहे हैं आप? बंधक बनाया हम नहीं, हम प्रतिवाद कर रहे हैं, प्रतिवाद शुरू से करते आ रहे हैं कि आप यहाँ के भूमिपुत्र राजवंशी यहाँ के भूमिपुत्र है, उनका नाम भूमिपुत्र इन्हीं के अनंत जी महाराज जो इनके राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने भी इसका विद्रोह किया है, उन्होंने भी अंगुली दिखा के बताई है। ये तो मानने के राजी नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि पश्चिम बंगाल में दोबारा ये हार के जाएंगे, क्योंकि जमीन स्तर पर कोई काम नहीं किया है, लोगों को हमें तो उनकी सरकार तो लोग काम करेंगे, काम तो आप लोग करना चाहिए था। सही मायने में तो सही मायने में आपको ये पिछले 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए था। जिनके पास हिंदू मुस्लिम छोड़ के कोई कार्ड नहीं है। अरे रिपोर्ट कार्ड तो लेके जाते हैं, इनके पास तो रिपोर्ट कार्ड है, इनके पास तो एक ही रिपोर्ट नहीं। वो कह रहे हैं ना इस बार वो अमित शाह जी 15 दिन है वहां पे, वो रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे आप लोगों का कि आप लोग वो देखिए वो माधवी अग्रवाल जी की फोटो दिखा रही है। सुनिए पांडे जी, आपको नहीं दिख रहा होगा, देखिए वो क्या, बताइए जरा क्या फोटो है ये अकरमुल जो हुसैन है उसकी फोटो है। तृणमूल की जो जंगीपुर के कैंडिडेट है TMC के, उनके साथ की फोटो है। ठीक से गौर से देखिए, देख लीजिए मैम। वो अरे तो फोटो भी नहीं दिखा पड़ेगा। बार बार जो पश्चिम बंगाल के बोलते हैं ना, तो कपिल सेंगर जैसा हमारा आदमी नहीं है। ठीक है, देखिए पांडे जी, देख लीजिए मुझे गलत नहीं, वो दिख रहा है, पांडे जी को दिख रहा है, राम प्रकाश पांडे जी को दिख रहा है। ये गिरफ्तार जिसको किया गया है ना, ये उसकी फोटो है, और इनके TMC के जंगीपुर के जो कैंडिडेट है उनके साथ है। अब बताइए पांडे जी, क्या अंदर खानी सेटिंग आपने कर रखी भाई? हमारी कोई सेटिंग नहीं है, ठीक है, वो हमारे कैंडिडेट के साथ है, उसका नाम वोटर लिस्ट का, वो एक समुदाय का है प्रतिनिधि, वो गया है विद्रोह करने के लिए। सबीना यास्मीन दिखाई देती है प्रदर्शनकारियों के साथ, इनके गिरफ्तार किया गया है, वो पकड़ा जाता है। अरे वो सुनिए राम प्रकाश पांडे जी सुनिए, वो फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए ना। हम क्या गुलाम है क्या? पश्चिम बंगाल का गुलाम है क्या? राम प्रकाश जी घबरा जाएंगे, बल्कि और वोट कम हो जाएंगे आपके। अरे बहन, हम डरते नहीं है, क्योंकि हम सत्य कहलाते हैं। शांति रखिए, डरिए मत, ट्रेन में हम डरते नहीं है। जाएंगे, TMC के वोट कम हो जाएंगे, शांति से जवाब दीजिए। अरे रहने दीजिए, आप डरिए मत। प्रदर्शनकारियों के साथ थी ना, सबीना यास्मीन प्रदर्शनकारियों के साथ थी जिन्होंने बंधक बनाया था, न्यायिक जो और ममता बनर्जी सत्य के साथ है और सत्य बोल रहे हैं, तो इसलिए मेरे आप सुन रहे हैं। जंगीपुर के TMC के कैंडिडेट के साथ है ना कि नहीं है? आप बताइए। बासंती में, कालियाचक में, संदेश खाली में, पूरा भारत कैसे बीजेपी की भी टीम हो गई? अगर आपके कैंडिडेट के साथ लोग जो है वो प्रदर्शनकारी और जो हिंसा फैलाने वाले, कभी गैस के लिए लाइन लगाए, कभी ऑक्सीजन के लिए लाइन लगाए, कभी नीट के पेपर लीक होते हैं, है कि आपके पास? कुछ तो दिखा दीजिए। मुद्दे से मत भटकाइए, वो मुद्दे पे बात कर रही है पांडे जी, आप मुद्दे पे जवाब दीजिए। आप मुद्दे पे बात कीजिए ना, आप कहाँ नीट और रीट में फंस गए? आपसे जो विषय है उस पर बात आप कर नहीं पा रहे हैं। वो कह रही है कि जो गिरफ्तार हो रहा है वो TMC के कैंडिडेट के साथ दिखाई दे रहा है। यास्मीन आप ही की सरकार में मंत्री, और आप जो है दुनिया भर की बातें कर रहे हैं।
डिबेट को डिरेल मत करिए ना, फैक्ट्स पे बात करिए। वो तस्वीर दिखा रही है, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की आवश्यकता है? अब उसके बाद में चोरी भी, ऊपर से सीना जोरी भी, मामला भी आपका, आदमी भी आपका, फिर कह दो बीजेपी गुंडे बुलवा रही है। अक्रमुल है ये ना, आपका जंगीपुर का कैंडिडेट बताइए, वो कह रही हो जंगीपुर का कैंडिडेट है, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बाहर से गुंडे बुलवा रहे हैं? सबीना यास्मीन जी बैठी हुई थी, आप लोग देख लीजिए उसको। नहीं, वो दिखा रहे हैं हम, लेकिन ये बीजेपी पांडे जी चल क्या रहा है भाई? ये आदमी आपके सारे, पूरा सेटअप आपका, उसके बाद में विक्टिम कार्ड खेलेंगे आपके मुख्यमंत्री, उसके बाद में बीजेपी पे आरोप लगाएंगे बाहर से गुंडे बीजेपी। इसमें से कौन बीजेपी का? साबित करिए। वो तो साबित कर रही है, सब टीएमसी के हैं। आप साबित करिए बीजेपी के लोग थे। जब सामने आएगा ना, ठीक है, उसने अरेस्ट किया है, उसके बाद सामने आएगा, सामने आएगा जब सारी बातें खत्म हो जाती तो सामने आएगा। ठीक है, उसकी तो जांच पड़ताल होगी ना जी कि किसने। अब मैं संदीप चौधरी जी को शामिल कर रहा हूं। संदीप चौधरी जी, आप जरा बताइए, आप जरा फैक्ट्स पे बात करते हैं। नहीं, बीजेपी की प्रवक्ता ने दिखा दिया कि भाई ये प्रमाण है, ये देख लो, सारा मामला टीएमसी और एआईएमआईएम से जुड़ा हुआ था, ये हमारे ऊपर फर्जी आरोप लगा रही हैं। राम प्रकाश पांडे जी का उसका कोई जवाब नहीं है। किस प्रकार से अब यहां से इस पूरे मामले को देखा जाए, मालदा के इस घटनाक्रम को? संदीप जी देखिए आशीष जी, आप और माधवी जी बड़े एक्सपर्ट लोग हैं। मुझे लगता है पांडे जी हमारे कुछ स्टडी कम किए हैं इस मुद्दे पे, मैं मानता हूं। लेकिन जो बंगाल की लड़ाई है वो मोदी जी वर्सेज ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी भी बंगाली ब्राह्मण है, बहुत तेज तर्रार नेता है। रही बात फोटो की राजनीति की, देखिए फोटो की राजनीति पे मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, मैं ये कह सकता हूँ उधर अशोक खरात का जो महाराष्ट्र में फोटो वो अमित शाह जी के साथ वायरल हो रहा है, तो चुनाव के दौरान ये लोग एक साथ बैठते हैं। इधर उत्तर प्रदेश में सलभ मणि त्रिपाठी का फोटो वायरल हो रहा है, नकली नोटों का जखीरा जिस व्यक्ति के पास पकड़ा गया है उसके साथ में। इसी तरीके की इन चीजों को हम राजनीति में ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री के नहीं, तो फिर सर आरोप भी नहीं लगाने चाहिए ना फर्जी के। आप समझ नहीं रहे मामला। वो तो मैं आपकी सारी बातें समझ लेता हूं भाई, फोटोज वायरल, कल को मेरी आपके साथ कोई फोटो वायरल हो जाएगी, एक संग लगेगा, मैं अभी 2 मिनट में चैट जीपीटी से आपके साथ फोटो बना दूंगा, माधवी जी के साथ, राम प्रकाश पांडे जी के साथ, किसी की फोटो किसी के साथ हो सकती है। लेकिन उससे पहले जब आपको पता है कि मामला ऐसा है, तो यह आरोप क्यों लगाना बिना किसी आधार के कि बीजेपी बाहर से गुंडे बुला रही है? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? अगर ऐसी बातें हैं तो आप प्रमाण दीजिए, साबित करिए कौन से बीजेपी गुंडे बुला रही है। संदीप चौधरी जी की तरफ मैं पुनः बढ़ूंगा क्योंकि बात पूरी हो नहीं पाई थी। संदीप जी, अगर आपके पास कोई आधार नहीं है आरोपों का, तो ये फर्जी नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों हो रही है? खुद को विक्टिम दिखाना, पीड़िता दिखाना, पीड़ित दिखाना, ये सब चल क्या रहा है? आपकी सारी बातें मैं मान लूं, लेकिन जब पता है कि पूरा मामला विचाराधीन है या कोर्ट में चला गया, गिरफ्तारी हो गई, तब ये कहना कि बीजेपी गुंडे बुला रही है बिना किसी प्रमाण के। बीजेपी वाले तो दिखा रहे हैं कि हाँ भाई देखो ये है प्रमाण, लेकिन टीएमसी कोई प्रमाण दिखा पा रही कि बीजेपी गुंडे बुला रही है। ये किस प्रकार का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है पश्चिम बंगाल के इस मौजूदा परिदृश्य में, चुनावी माहौल में? संदीप जी ठीक है आशीष जी, फिलहाल जो चुनाव है और चुनावी माहौल है उसमें कहीं ना कहीं माहौल बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे जहां सच्चे आरोप लगाए जाएंगे वहीं झूठे आरोप भी लगाए जाएंगे। यहां तक भी हो सकता है जिस तरीके से दिल्ली में आपने देखा आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप जेल में चली गई थी, उसके बाद कोर्ट से वो बाइज्जत बरी हो गए, उनके ऊपर कोई केस नहीं बना, ईडी और सीबीआई को फटकार लगी। तो ये चीजें राजनीति का मैं मानता हूं आज की तारीख में आज की राजनीति का ये हिस्सा बन चुका है। तो आरोप बड़ी छोटी चीज है, मुझे लगता है कई लोग अभी जेल भी जा सकते हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है, कई लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी लग सकता है, कई लोगों के ऊपर एनएसए भी लग सकता है। आपने हाल ही में देखा होगा एनएसए भी हटाया गया, सोनम वांगचुक का किस तरीके से उनको बरी कर दिया गया, सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। तो इसी तरीके से हमारे देश में राजनीति हो रही है। राजनीति में किसका चरित्र हनन कैसे करना है और कब करना है, इलेक्शन से पहले करना है या इलेक्शन के बाद करना है, किसको अपनी पार्टी में तोड़ना है, किसको मिलाना है, ये सब चीजें एक टूल बन गए हैं राजनीति में चुनाव जीतने के और चुनाव हारने के। ठीक है, ओके। ये जरा राम प्रकाश पांडे जी बताइए हमारे दर्शकों को, ये प्रदेशवासियों को गुमराह करने की क्या आवश्यकता आप लोगों को पड़ रही है? गुमराह करने की क्या आवश्यकता है? आप फैक्ट्स पे बात करिए, रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, चुनाव लड़िए ना। ये कहना कि भाई कंट्रोल छिन गया है, तो कब कंट्रोल नहीं छिनता? वो हर मुख्यमंत्री का यही हाल है, जब चुनाव नजदीक आते हैं, आचार संहिता लगती है, तो नया क्या है? देखिए अभी आपने संदीप जी ने बड़े अच्छे से आपको बता दिया अपने वक्तव्य के इलेक्शन के समय में और इन्होंने क्या क्या किया, किसके ऊपर कौन कौन से इलेक्शन के समय ये सब लगाए गए और कैसे छूटे गए। तो ये जो कार्ड तो हम जो बोल रहे हैं सच जो है सामने आया और सारे के सारे जुट गया। और पश्चिम बंगाल में जो कि हमारी मुख्यमंत्री को किसी तरह से इस सब मामले में घेर नहीं सकते हैं, क्योंकि आज भी वो 7 बार की सांसद रही और मुख्यमंत्री 1 पैसा सरकारी अपने घर में नहीं लेती है। तो वो
ये सब चीजों से नापाक है, तो अमित शाह जी 15 दिन क्यों 50 दिन यहाँ रह जाए तो भी उन पर इस तरह का दाग लगा के उनको अरविंद केजरीवाल जैसा घेर नहीं सकते हैं। तो बखुलाया हुआ अमित शाह जी, क्योंकि चाणक्यगिरी उनके पश्चिम बंगाल में नहीं चल पा रही और यहाँ से बार बार पटखनी खा के जाते हैं। ठीक, अच्छा, जानती है ममता बनर्जी, जनहित में काम करना जानती है और जनसंपर्क कैसे किया जाता है ये ममता जानी जानती है। नहीं तो वो करिए ना, वो जो जनसंपर्क इत्यादि करना वो करिए, नैरेटिव सेट क्यों कर रहे हैं? नैरेटिव सेट करने की क्या आवश्यकता है? और बार बार हार के जाते हैं, इस बार हार के जाएंगे। नहीं माधवी जी ये बताइए, ये क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं है? ये लोगों को भ्रम में डालने वाली बात नहीं है? अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात करेगी कि मेरे से कंट्रोल छिन गया है, इस प्रकार की बात नहीं, ये है क्या एग्जैक्टली? करना क्या चाह रहे हैं ये टीएमसी वाले? देखिए आशीष जी, मैंने जैसे डिस्कशन शुरू हुआ मैंने पहले ही बोला कि वो जानबूझकर इस तरीके से लोगों के पास में मैसेज भेजने की कोशिश करी उनको, कि लोगों को लगे कि एक बेचारी महिला को जो है दबा के रख दिया। 7 बार की वो एमपी है, इतनी बार के मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बदले में बीजेपी को बदले में बंगाल को क्या दे रही है वो, आप ये बताइए मुझे। दूसरी बात ये है कि महिला मुख्यमंत्री है लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर माँ माटी मानुस की बात करने वाली जो सरकार है, उस सरकार में ना माँ सुरक्षित है ना किसान सुरक्षित है। आलू चाषी जो है यहाँ पर कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली पिछले महीना, जरा आप बताइए कि क्या हालात है। और यहाँ पे जो चावल की जो खेती होती थी, चावल की खेती में जो पहले नंबर का बंगाल होता था कभी किसी सदी में, आज वो तीसरे चौथे नंबर पे चला गया है। ताक के मामले में जो है वो पिछड़ चुका है। जो ताती यहाँ पे थे बेचारे, उन लोगों ने ताक करना छोड़ दिया है। यहाँ पर ये हालात है कि यहाँ का जो युवा है वो बंगाल छोड़ के बाहर कहीं और दूसरे राज्यों में बसता है। तो बंगाल को वो क्या दे रही है? 6000 से ज्यादा जो धुंधैया बंद करके लोग चले गए दूसरे राज्यों में। तो पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से एकदम ध्वस्त होने की स्थिति में है। लॉ एंड ऑर्डर की तो स्थिति आप जानते ही हैं कि महिलाओं के बलात्कार के बाद में खुद मुख्यमंत्री बोलती सजानो घटना अच्छे इटा बीजेपी राजनीति को अच्छे टिके। तो ये सारी बातें ममता बनर्जी खुद ही कहती है ना, वो बिल्कुल ईमानदार है, लेकिन सिंडिकेट और कटमनी तो पूरे चप्पे चप्पे में यहाँ पर व्याप्त है। यहाँ पे कोई काम आप करा नहीं सकते बिना कटमनी दिए। तो ये हालात है, मरने पर इन लोगों ने कटमनी की ली है। तो पश्चिम बंगाल जो आज जिस स्थिति में पहुंचा है, तो उस स्थिति को पहुंचाने वाला कौन है? और दूसरी बात अपनी पीठ पाते हैं कि हमारे आंकड़े बहुत कम है। एसिड अटैक में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थिति में आ चुका है पूरे देश भर में। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ कि यहाँ पे आंकड़े इसलिए कम है क्योंकि एफआईआर दर्ज कराना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। ठीक, ओके, नहीं ये तो है। अब ममता बनर्जी करी कंट्रोल छिन गया, जब कंट्रोल हाथ में था तब कौन सा बहुत बेहतर कानून व्यवस्था थी, ये भी तो अपने आप में बड़ा सवाल है, प्रदेश जानता है। लेकिन आप लोग जुड़े, बहुत आभार आप सभी का। माधवी जी थैंक यू सो मच। मेरे साथ संदीप जी जुड़े, आपका भी। रामप्रकाश पांडे जी, आप सभी का बहुत आभार सर समय देने के लिए। ममता को राष्ट्रपति शासन का डर, आज ये था विषय, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है अपने संबोधनों में कि भैया सुपर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, चुनाव आयोग अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है, हमसे जो है कंट्रोल छिन गया है, इसलिए मालदा जैसी घटनाएं घट रही हैं। अब बीजेपी वाले तस्वीर दिखा रहे हैं कि मालदा में जो लोग शामिल थे, उन तमाम अधिकारियों को बंधक बनाने में वो टीएमसी के लोग थे। लेकिन टीएमसी ये कह रही है कि बीजेपी वाले गुंडे बुला रही है। अब ये जनता तय करेगी 23 और 29 तारीख को कि किसके हाथ में वो बागडोर सौंपेगी। लेकिन फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आज्ञा दीजिए मुझे, जय हिंद।